हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम को अभी कुछ ही दिन बाकी है, तो आप कोई भी न्यू टॉपिक ना कीजिए। जितना आप कर चुके हो उसको रिवाइज़ कीजिए और एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना हो सके सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो बिफोर एग्ज़ाम हो सके और एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं वो डिस्कस करेंगे, और आपको साथ के साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं इसमें बताती जाऊंगी। और जो ये यूनिट है हमारी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जो भी मैंने आपको ये टॉपिक करवाए हैं, और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे जितने भी टॉपिक है इसमें, इन्वायरमेंट, मार्केट फेलियर, कॉस्ट बेनिफिट वैल्यूशन, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, ये जितने भी टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में इसमें से आपको मिलेंगे। यानी कि अगर आप इस जो मेरी वीडियोस है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को, वो अच्छे से आप अगर स्टडी कर लो, उसको देख लो, रिव्यू कर लो, रिवाइज़ कर लो, तो आपके जो ये 10 मार्क्स जो है वो इसमें से कहीं नहीं जाएंगे। तो आप इस, और ये बहुत ही ईजी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो सेशन है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आप दे जो हमारा वैल्यूशन ऑफ मैथ जो मैंने आपको करवाया था, उसमें से सारे के सारे जो मेथड्स है वो इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसमें से कौन कौन से ट्रैवल कॉस्ट, हिडोनिक प्राइस मेथड, कॉन्टीजेंस मेथड्स और क्वेश्चंस आ रही हैं। तो अब, और कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज में से भी आपको आए हुए क्वेश्चन, कॉस्ट थ्योरम में से भी, मार्केट फेलियर्स में से तो आता ही है क्वेश्चन, क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंस जो हमारी पब्लिक इकोनॉमिक्स है उसमें से भी इसके क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके जो करंट जो रेट है वो आप इसको ध्यान में रखना। 2019 और 20 की जो इसमें जो करंट डाटा है वो आ सकता है आपको। ठीक है, एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड में से भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, लाइफ टेबल में से अभी तक एक ही क्वेश्चन आ चुका है। माइग्रेशन से अभी तक वैसे भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अर्बनाइजेशन इसके अंडर आ जाता है, तो आप इसको अर्बनाइजेशन में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं इसको आपको 2019 जो दिसंबर में हुआ, फिर जून, फिर दिसंबर 2018, ईयर वाइज हम इसको डिस्कस करते चलते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं कुछ इसके जो क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने आपको बताया हर पेपर में मुझे इसका क्वेश्चन मिला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल करके जाना। और इसमें बस ज़्यादातर ध्यान रखने की बात है इसका एज ग्रुप। अब देखो, क्वेश्चन है ऐसे आ रहे हैं, इसलिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आने लग जाएँ तो आपको इसको डिटेल में एनालाइज करना पड़ता है, तो आपको इसको कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ता है कि आप ऊपर से नहीं इसको मोटा मोटा पढ़ सकते। ठीक है, अब आ जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसने पूछा रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, ऐसी, और डेमोग्राफिक का मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन। तो हमारी ऐसी पॉपुलेशन जो हमें क्या दे रही है, प्रॉफिट। और वो कौन सी पॉपुलेशन होएगी जो हमें प्रॉफिट देगी, वर्किंग एज। ठीक है, वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी कौन सी होती है, 15 से स्टार्ट होके एट द एज 50। इसकी जो एज है ये भी पूछी गई है एग्ज़ाम में, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। 15 to 65 एज ग्रुप जो होता है हमारा, जो हमारा कौन सा होता है, अडल्ट, जो डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ पे वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन आ गई तो वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी पे नेगेटिव में भी पूछ सकता है, पॉजिटिव में पूछ सकता है, और कब ये अकर हो सकती है, क्या रीजंस कॉजेज, इसको भी आपको डिटेल में एग्ज़ाम पूछ सकता है। मतलब अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको सारे के सारे पहले ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से कंसेप्ट अपने क्लियर रखिए। अब इसमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ की बात की जा रही है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो हमें बेनिफिट देती है,
ठीक है, जो बेनिफिट दे रही है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। अब पहले तो अगर आपको नहीं पता लगता तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से जो नहीं हो सकता वो निकाल सकते हो। इंक्रीज़ ऑन आपको टैक्सेस लगा दोगे तो वो तो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। इशूइंग एक्स्ट्रा पोल्यूशन फैला रहे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। मॉनिटरिंग जो है ये रेगुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, इससे हमें कोई बेनिफिट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ पब्लिक इम्यूनाइजेशन अगर कोई कर रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो जिसमें हमें पब्लिक इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है, हमारी इम्यूनिटीज़ जो कोई बढ़ाई जा रही है, इंक्रीज़ की जा रही है, जो सभी के लिए बेनिफिट है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोट अ फीचर ऑफ कॉन्टीजेंट वैल्यूशन मेथड। अब आ गया ना नोट। अब इसको आपको कॉन्टीजेंट वैल्यूशन मेथड जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको सारे के सारे क्या पढ़ने पड़ेंगे, जो इसके आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, तभी आप फाइंड कर सकोगे कि इसमें से क्या नहीं है। तो कॉन्टीजेंट वैल्यूशन मेथड हमने पढ़ा था, तो उसमें से अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो फर्स्ट है, इट इज़ एन इकोनॉमिक नॉन मार्केट बेस्ड वैल्यूशन मेथड। यस, अब देखो कॉन्टिन्यूशन वैल्यूशन मेथड जो हमने करा इन्वायरमेंटल गुड्स की है, और इन्वायरमेंटल गुड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इन्वायरमेंटल गुड्स होते हैं वो हमारे नॉन मार्केट बेस्ड होते हैं, क्योंकि इसकी कोई मार्केट नहीं होती। आप कोई भी प्लांट्स या एयर ब्रीथ करने के लिए आप उसको वैल्यू मार्केट में जाके उसको परचेज़ नहीं कर सकते। इसकी वैल्यूशन हमें करनी पड़ती है, ना कि ये ऑटोमेटिकली मार्केट में अवेलेबल होती है। तो फर्स्ट तो इसका हो जाएगा नॉन मार्केट। ठीक है, सेकंड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे बाय द कंज्यूमर। यस, हम इस मेथड में क्या करते हैं कि विलिंगनेस टू पे, कि कौन कितना मैक्सिमम विलिंगनेस कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूएशन जो असाइन की जाती है, इसमें राइट है ये भी। ठीक है, इट इज़ यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एयर पॉल्यूशन। नहीं, इन्वायरमेंटल गुड्स में तो हमारे सभी आ जाते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। इन्वायरमेंटल गुड्स में सिर्फ एयर से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड अंडर द कंडीशन ऑफ मार्केट फेलियर। यस, ये मार्केट एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो हमारी जो पब्लिक वैल्यूशन है हम इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि जो ये नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंटल में उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो इस अगर ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट फेल हो जाएगी। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा आया है पॉपुलेशन जो थ्योरी है उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, थोड़ा कुछ रोनाल्ड केस जो सबको मिक्स करके इन्होंने मैच द फॉलोइंग भी बना दिया है। अब आपको इसमें से राइट आंसर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो चूज़ करके बताना है। तो अगर आपको इनमें से एक दो ऑप्शन भी पता होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से अपना राइट आंसर आपका निकल सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पता हो कि ऑप्टिमम जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है वो किसने दी है, तो ये आपको पता होना चाहिए हमारा कंसेप्ट किसने दिया है। ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का डेमो ई कैनन ने दिया है। ब्रुटलैंड आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। रोनाल्ड कोस्ट ने ट्रांजैक्शन कोस्ट की बात की है। ठीक है, और जो अगर आपको इसके बारे ऑप्शन बी के बारे नहीं पता तो आपको पता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात इन्होंने ही फ्रैंक नेस्लिन ने ही की होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नहीं, इसमें जो हमारा मैच द कॉलिंग अब देख लेते हैं। ई ए का हमारा बन रहा है थर्ड, इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन वो देख लेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देख लेते हैं मार्केट फेलियर इज़ नॉट एग्जाम्पल। मार्केट फेलियर आपको पता है किस किस से हो जाती है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा है उससे भी हो जाती है। ठीक है, जब किसी के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और किसी के पास कम होती है उससे भी मार्केट फेलियर हो जाती है। एक्सटर्नलिटीज़ के थ्रू भी हमारी मार्केट फेलियर होती है। ठीक है, मोनोपोलीज़ के थ्रू भी हमारी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि एक्सेस जो होता है वही एक्सप्लॉइट करता है, प्राइस हाई चार्जेस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो किस में हमारी मार्केट फेल नहीं होती, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद अब इन्होंने पूछा हुआ है वो अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएट विद द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्टिमम पॉल्यूशन जो थ्योरी है वो कंसेप्ट किस किस ने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से जो ऑप्टिमम थ्योरी जो जो नोट का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माल्थीज, क्योंकि माल्थीज ने तो पॉपुलेशन की ऑप्टिमम थ्योरी की बात ही नहीं की है। ठीक है, उन्होंने तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात की है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद
हमारा क्वेश्चन आ रखा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये देखो इसकी एज मैंने आपको बताई थी, जो हमारी इंडिपेंडेंट जो एज ग्रुप है वो हमारी क्या होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो वर्किंग एज होती है। और वर्किंग कौन सी होएगी हमारी 15 to 59, ये आपको ये भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाता है इसमें से आपको लाइफ टेबल में एक ही क्वेश्चन अभी तक मिला है, और ये इसमें कैलकुलेशन करके बताया गया। इसमें जो फॉर्मूले मैंने आपको वीडियो में बताए थे वो देख लेना, उससे जो ये ई एक्स की वैल्यू निकालनी है, ई एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग की निकालनी है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसमें आपको थोड़े फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आ जाता है कि अंडर द सम कंडीशन इट मेक्स नो डिफरेंस टू एफिशिएंसी वेदर द पॉल्यूटर हैज़ अ राइट टू पॉल्यूट और विक्टिम हैज़ टू राइट टू क्लीन एयर। मतलब एक क्या हो रहा है, एक को दूसरे से इफ़ेक्ट पड़ रहा है, यानी कि दो पर्सनस के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, और ये जब कन्फ्लिक्ट आ जाए तो ये किससे रिलेटेड होती है, किसने थ्योरम दी थी हमारी, रोनाल्ड कोस, जो कोस थ्योरम थी ये उससे रिलेटेड है, जहाँ पे दो पर्सनस के बीच कन्फ्लिक्ट आ जाए और उसको रेजोल्यूट करने की जो मेथड है वो किसने दिया, हमारा रोनाल्ड कोस की थ्योरम ने दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। जैसे कि इन्वायरमेंटल जो है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल डे पे भी उन्होंने बना दिया है कि कौन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो डे होते हैं वो कौन कौन सी डेट को होते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपको सबको ही पता है 5 जून को होता है। ठीक है, वो अगर आपको इनमें से, जैसे कि मुझे इसमें से 3 ही पता थे, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंटल और वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11, लास्ट आपको पता है तो इसका 3 मार्च ही होगा, तो इसका जो राइट कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऑप्शन 4। ठीक है, उसके बाद इन 2011 प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वाज मोर देन 40% इन द स्टेट, कि अर्बन पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में मोर देन 40% है, तो ये माइग्रेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे इसमें से जो भी हमारा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, फिर केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, उसके बाद मार्केट फेलियर कहाँ पे अकर होती है इन्वायरमेंटल गुड्स में। देखो इन्वायरमेंटल गुड्स मैंने आपको बताया था वो क्या है, सब पार्ट है, यानी कि सब ऑप्शनल, जो सब पार्ट किसका है, हमारा पब्लिक गुड्स का। और पब्लिक गुड्स में जब मार्केट फेलियर होती है तो क्यों होती है, क्यों, और वो क्यों, क्या रीज़न होता है, क्योंकि वो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, यानी कि ना उसमें कोई पैसा चार्ज किया जाता है, ना किसी को हम उसमें रिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वो ऐसे गुड्स जहाँ आ जाते हैं तो वो मार्केट वहाँ पे फेल हो जाती है, जैसे फ्री राइडर की प्रॉब्लम मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। तो इन्वायरमेंटल गुड्स भी यही है, नॉन राइवल है, ना तो उसको हम परचेज़ कर सकते हैं मार्केट में जाके, ना ही हम किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किसी पार्क में जाने से, है ना, कोई भी इन्वायरमेंटल गुड्स के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। हेडोनिक प्राइस देखिए, ये हमारा इवैल्यूएशन जब हम मेथड कर रहे थे मैंने आपको बताया था, तो इसमें से हेडोनिक प्राइस मेथड मैंने आपको बताया था क्या होता है। हेडोनिक प्राइस मेथड वो होता है कि जब आप किसी भी जहाँ पे आप एरिया है उसके आसपास को आप इन्वायरमेंट से क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। जैसे ऑफिस हो गया, क्लीन एयर होगी, आपको वहाँ की सैनिटाइजेशन कितनी अच्छी है, वहाँ की एयर क्वालिटी कितनी है वहाँ की। ठीक है, ये सब अगर आप कोई भी चीज़ से रिलेट कर रहे हो, लिंक कर रहे हो अपने हाउस को प्राइस, तो वो हो जाएगा मेरा हेडोनिक प्राइस की। आप अपना घर अगर ले रहे हो तो उसके आसपास आप क्या देखोगे, ऑफिस कितना नज़दीक है। ठीक है, आपको वहाँ पे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड गुड्स, मतलब इसमें आपने इन्वायरमेंटल को भी इंक्लूड करना है और अपनी अदर फैसिलिटीज़ को भी इंक्लूड करना है, तो उसको हम कहेंगे हेडोनिक। मतलब आप लिंक कर रहे हो अपने वेरिएशन ऑफ हाउस को किससे, इन्वायरमेंटल से, तो आंसर क्या हो जाएगा, हेडोनिक प्राइस मेथड। उसके बाद आ रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू द थर्ड स्टेज ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब इसमें सिर्फ थर्ड स्टेज को आपको पता है, फर्स्ट में क्या होता है, डेथ रेट आपकी क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, और दोनों यहाँ पे मान लीजिए ये डेथ रेट है और बर्थ रेट है, दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं, तब करके दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, लेकिन बर्थ रेट रिमेन कांस्टेंट वैसे ही रहता है। और थर्ड में क्या होता है कि दोनों ही ये डिक्लाइन होने लग जाते हैं और फिर से क्या हो जाते हैं, ये नैरो गैप आ जाता है और इक्वलाइजेशन हो जाते हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेज थी हमारी। आप देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं। बर्थ रेट डिक्लाइन फास्टर, ये भी सही है।
पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम ज़ीरो, ये भी सही है क्योंकि बैलेंस आउट है, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट जब इक्वल हो जाएंगे तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, डेथ रेट डिक्लाइन बट स्लोली। ठीक है, बर्थ रेट तो फास्टर ही होएगी और डेथ रेट तो पहले से ही हो रही होती है सेकंड स्टेज से, तो इसको स्लोली में चलना ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली पूछ बता दिया कि नहीं, जब ये नैरो रेंज आती है तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाती है। थर्ड स्टेज में डेथ और बर्थ रेट फिर से क्या हो जाता है, इक्वलाइजेशन हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो वर्ड डाल दिया जिसकी वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर फोर्थ इज़ हमारा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट, ये पीछे चला गया, ये यहाँ से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है मैटरनल मोरालिटी रेट। आ गया ना मैटरनल मोरालिटी रेट, तो आपको इसमें मोटरनल मैटरली रेट की आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है, तो सबसे ज़्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम ऐसे चलता जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपने। तो इससे आएगा हमारा फर्स्ट, तो स्टार्टिंग इससे होएगी हमारी इसका असम, और फिर उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी कि आपको इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपने इसमें मैटरनल मोरालिटी रेट पूछ लिया, कई बार आपसे पैटर्नल मोरालिटी रेट किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन आर मेड इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी। अब जब सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर हमने निकालना होता है तब उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि आजकल की जो जीडीपी होती है वो किससे निकाली जाती है, अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल जो हमारी जीडीपी रेट निकाला जाता है उसमें से जो टोटल जीडीपी आती है उसमें जो इन्वायरमेंटल का लॉस होता है उसको माइनस करके हमारी सस्टेनेबल जीडीपी आती है। तो इसका फॉर्मूला आप हमारा क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जितना भी लॉस इन्वायरमेंटल से हुआ है उसको अगर टोटल जो जीडीपी आई है तब हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। उसके बाद हमारी आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंटेक्स्ट डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम ऑब्जेक्टिव। अब आप देखो इन्होंने इनडायरेक्ट बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन आया है SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमने इंडिकेटर में पढ़ा है, जैसे PKL और HDI में से आजकल उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे, ज़्यादातर SDGs में आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो और इसमें से जो पिछली ईयर में जो आया था पैराग्राफ भी आ चुका है 2019 में, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इस बार पैराग्राफ ना देके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी गोल से। तो मैंने सारे के सारे गोल्स आपको वीडियो में करवाए हैं, तो आप उसको ध्यान रिव्यू कर लेना। तो डबलिंग ऑफ फार्मर जो हमारा गोल था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन देख ली, इसका ऑप्शन थर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन अलोन, कि इनकम सिर्फ कल्टीवेशन से ही नहीं डबल करनी, हमें रियल इनकम भी करनी एग्रीकल्चर फार्मर्स की, और साथ साथ और वो कैसे होगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, की हमें एक लैंड एरिया में कितने अलग अलग क्रॉप्स को, जब डाइवर्सिफिकेशन होता है कि मॉडिफिकेशन करना अपने मेथड्स को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को। और इसका टारगेट ईयर ये भी सही है 2023 तक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कि सिर्फ ये इनकम से ही नहीं सारी जगह से इसका अप्लीकेबल होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इसका आ जाए डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया, अर्बनाइजेशन ये पिछली बार भी पूछा था, तो ये 2011 का पूछ लिया, और उसमें करंट का पूछा था। ठीक है, जैसे इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर ही पूछा है इसमें भी सबसे ज़्यादा पहले गोवा आ जाएगा, तो गोवा से फिर उसके बाद आ जाएगा आपका तमिलनाडु, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद पंजाब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 69 का आंसर 2। उसके बाद आ जाता है इन रिलेशन टू कंसिडरेशन ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड। देखो तीसरी बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, डिविडेंड जो हमारा क्वेश्चन आ रखा है ये कहीं ना कहीं रिलेट करके इसमें से पूछा जा रहा है। अब इसको टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसमें पूछ लिया गया है। अब आपको पता ही है जो डेमोग्राफी डिविडेंड की एज ग्रुप क्या होती है, 15 to
59 या 65 होती है, ठीक है। लेकिन अब इसमें अब उसका इंडियन जो एग्जिस्ट स्टेट कौन सी होती है, इसमें तो ऑप्शन क्या आएगा, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट आएगी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद आ जाता है इसमें से कौन सा पेयर जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी इंडेक्स की रिपोर्ट कौन रिपोर्ट करता है। ये भी हमारा किससे पूछा गया, SDGs से पूछा गया है यहाँ पे। उसमें जो गोल है SDGs उसमें से ही ये और कौन सा रिपोर्ट कौन सी नहीं है वो बता रखा है। तो इसका जो आंसर होएगा 4, जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डबलिंग वाला तो हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे इन्वायरमेंटल गुड से रिलेटेड है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग इसमें से स्टेटमेंट जो है एंटायरली, तो ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन एंटायरली नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, जो कि ग्लेशियर्स मेल्टिंग और ये अदर केसेस से हमारा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद आपको इसमें हिडोनिक प्राइस मेथड फिर से क्वेश्चन आ गया है कि हिडोनिक प्राइस मेथड मैंने आपको बताया, जब हम लिंक करते हैं अपनी, जब हाउस लेना होता है अपने हाउस से जो रिलेटिव इन्वायरमेंटल गुड्स है उसको हम जियोग्राफिकली देख लेते हैं, लिंक करते हैं अपने अदर सोर्सेज भी, एयर क्वालिटी इन्वायरमेंटल से हमारे आसपास का कैसा होना चाहिए जब हम घर खरीदते हैं, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 1 जब हम लिंकेज कर रहे होते हैं वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट, ये एज स्ट्रक्चर में से हमारा क्वेश्चन आ रखा है कि पोर्ट्रेट इन द पॉपुलेशन एज ऑफ, मतलब हमारी कंट्री का एज ग्रुप जो हमारा पिरामिड है वो कैसा है, वो मैंने आपको सारी एज स्ट्रक्चर में इसकी शेप बताई थी। जो इंडिया का है वो इस तरह का है, ए शेप्ड है, ठीक है, जिसमें एज ली जाती है और सेक्स, यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल लिया जाता है, और यहाँ पे 0 यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है उनकी एज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विच द मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ वेलफेयर इम्प्रूविंग इफ़ एक्सटर्नलिटीज़ एग्जिस्ट। अगर एक्सटर्नलिटीज़ आ जाती है तो हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वेलफेयर कैसे इम्प्रूव होगा, अगर हम एक्सटर्नलिटी को क्या कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया था रोल होता है, और गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, रेगुलेशन कर सकती है, असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट कर सकती है, बारगेनिंग करवा सकती है, और टैक्सेस लगा सकती है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसके मेथड, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया, और एक इसमें से एक क्वेश्चन और आ रखा है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, इसमें से भी क्वेश्चन आ रखा है। इसमें से आपको बता रखा है कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज जो होता है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा किया जाता है, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो पब्लिक के द्वारा की लिए जाते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट कितनी होगी, कितना लोगों को बेनिफिट होगा, उसको हम कहते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज। तो उसके रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें जो है ग्रेटर देन सोशल डिस्काउंट रेंज, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका IR जो होता है हमारा, कि सोशल को कितना बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसका हमारा जो बेनिफिट है IR जो निकलता है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड NPV है, ऐसा नहीं है कि आप उसकी जो नेट जो प्रॉफिट वैल्यू है कि उस गवर्नमेंट को सिर्फ वेलफेयर ही देखती है, उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं देखती। प्रॉफिट कभी भी दोनों एंटरप्राइजेज या पब्लिक हो या प्राइवेट दोनों में 0 नहीं होता, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा रॉन्ग। शैडो प्राइस जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज जब हम करते हैं तो अब ये एस्टिमेट करते हैं पहले से, जब हम अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज जो फाइल बना लेते हैं उसमें जो हमारा स्टेप होता है स्टार्टिंग का, कि हम शेडो प्राइस बना लेते हैं, कि एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितने हमें बेनिफिट हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, कितने हमें लॉस हो सकते हैं, उसको कहते हैं शेडो प्राइस। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ, डायरेक्टली शेडो प्राइस पे पूछा गया है, तो आप इसको भी ध्यान में रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये जितने भी आप देखोगे इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मार्केट फेलियर से भी, कॉस्ट थ्योरम से भी, बेनिफिट एनालाइज, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको आए ही आए हैं। तो इसलिए ये सेशन आप अच्छे से कर लीजिए, इसमें से जितना भी मैंने आपको वीडियो में करवाया है, सेशन पूरा कंप्लीट करवाया है, उसमें जितने भी मैंने आपको करवाए टॉपिक्स जिस रिलेटेड जो भी है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करवाए हैं। और वैल्यूएशन में इन्वायरमेंटल गुड्स में आपको मेथड्स ही आएंगे, और कुछ बच्चों के जैसे कि डाउट थे कि इन्वायरमेंटल गुड्स के टाइप्स बताइए, तो इन्वायरमेंटल गुड्स के जो वैल्यूएशन हो मेथड्स है और टाइप्स है वो सिमिलर ही है,
ठीक है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। टाइप्स का मतलब होगा कि इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन करने के कितने टाइप्स है, कितने प्रकार है ना। तो इसका मतलब मेथड से ही भी हम वो टाइप वो आंसर निकल रहा है, तो वो भी हमारा। तो इसमें क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन आपने अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है। और एक पूजा का डाउट था कि हिडोनिक वेज मेथड और हिडोनिक प्रॉपर्टी मेथड प्रेफरेंस मेथड बता दीजिए। तो ये जो रिलेटेड किया गया है, मैंने हिडोनिक प्राइस मेथड होता है और एक वेज प्रेफरेंस मेथड, इन दोनों को कंबाइंड करके इन्होंने क्या बना दिया, आपका हिडोनिक वेज। ठीक है। यानी कि एक तो हमारे पास जो मेथड होता है एनवायरमेंटल को, वो क्या होता है, हिडोनिक प्राइस मेथड, जो इस पे से क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं। ठीक है। और एक होता है वेज प्रेफरेंस मेथड, एक हमारा क्या होता है, वेज प्रेफरेंस मेथड। ठीक है। अब इन दोनों ने क्या जो पूजा का है क्वेश्चन, वो इन दोनों को कंबाइन करके आंसर किया गया है। जहाँ पे वेज की बात आ जाती है, जहाँ पे वेज, वहाँ आपको इसमें याद रखना है कि जहाँ वेजेस वहाँ पे हाइयर होंगे जहाँ पे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड आपको रिस्क होगा। ठीक है। जैसे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पे केमिकल या हाजर कोई भी ऐसी, जहाँ पे एक्सप्लोजन होने की या कोई भी रिस्क वाली जॉब होती है, तो वहाँ पे जितना रिस्क होगा तो वेजेस भी वहाँ पे हायर होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो हिडोनिक वेज मेथड की बात आ जाए, तो उसमें हम वेजेस को कंपेयर करते हैं अपने रिस्क से। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमारे जो इन्वायरमेंटल गुड्स की फैसिलिटी है, जो वो वहाँ पे इकोनॉमिकली फ्रेंडली नहीं होती है। तो फर्स्ट, उसके बाद हिडोनिक प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी की बात आ जाए, जहाँ हम प्रॉपर्टी को इन्वायरमेंटल से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कोई भी प्रॉपर्टी या घर, हाउस, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो हम इन्वायरमेंटल गुड्स को देखेंगे, इन्वायरमेंटल गुड्स की वैल्यू ऐड करेंगे, यानी कि इसके साथ इसका रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है या आपने कोई मॉल क्रिएट करा है, तो मॉल भी आसपास आप वहीं क्रिएट करोगे जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ का इन्वायरमेंट सही हो। ठीक है। तो और वहाँ पे आपको एयर क्वालिटी, हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है। और घर के लिए भी आप सेम देखते हो। तो इस तरह की जहाँ पे प्रॉपर्टी की बात आ जाए, तो पॉजिटिव रिलेशन बताना इन्वायरमेंट के साथ, लिंक कर रहा है इन्वायरमेंट। और जहाँ वेजेस की बात आ जाए, तो वहाँ पे नेगेटिव रोल आ जाएगा, क्योंकि जहाँ वेजेस हाई है तो वहाँ पे रिस्क भी उस जॉब का उतना ही होता है। ठीक है। और प्रेफरेंस मेथड में हम कॉस्टलेस, जो हमने किया था मेथड, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये उसी से निकल के आया हुआ है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो मेथड है, कि किस चीज़ को हमें छोड़ना है और किस चीज़ को हमें प्रेफरेंस दे रहे हैं, कि किस चीज़ को आप प्रेफरेंस दे रहे हो। अगर आप मान लीजिए इन्वायरमेंटल गुड्स को प्रेफरेंस दे रहे हो, तो आपको किस चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए फ्यूल को अगर हमने वेस्टेज नहीं करना, तो हमें इकोनॉमिक फ्रेंडली, जैसे 1-2 किलोमीटर अगर दूर जाना है, तो हम बाईसाइकिल से भी जा सकते हैं। ठीक है। हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंटल गुड्स के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेफरेंस मेथड, जहाँ पे हम प्रेफरेंस दे रहे हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है। ये तीनों मेथड जो मैंने आपको करवाया इन्वायरमेंटल मेथड गुड्स में, उसमें है जो आपको फुल फ्लैज टॉपिक मैंने ये करवा चुकी हूँ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, और इसी में से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन को मॉडिफाई थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इसका की पॉइंट समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ज़्यादातर ट्रैवल कॉस्ट मेथड भी मैंने आपको इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हिडोनिक प्राइस, कॉन्टीजेस मेथड अब ये आ चुके हैं। अब इनमें से कौन कौन से आ सकते हैं, तो इसलिए आप इसको सारे मेथड को ध्यान में करना। ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप इसको ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।